अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बड़ी ही अहम न्यूज़ आज आई हुई है और इत्तफाक ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ज़मान पार्क और बनी गाला के बीच में मुल्क को भूल गए हैं और अपने मुल्क के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए उसको हमने छोड़ दिया हुआ है। सारों की नज़रें उधर लगी हुई हैं, कोई झूठ उधर से आ रहा है, कोई इधर से उसका जवाब जा रहा है और यही काम चल रहा है। लेकिन अब बहरहाल पाकिस्तान को असूली फ़ैसले करने थे और आज हुकूमत पाकिस्तान ने और ईरान की हुकूमत ने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन किया। सबसे पहले तो ये हाइडल पार्क के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बिजली और यानी तवानाई के शोबे में ये जॉइंट प्रोडक्शंस हैं और इस तरह से ईरान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तादाद में या मकदार में बिजली फराहम करने वाला एक मुल्क बन जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये आज से बहुत साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में साइन हुआ था, जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, आसिफ अली ज़रदारी सदर थे और उस वक्त उनके बाद फिर अमेरिका का इतना प्रेशर पड़ा कि ईरान के साथ नहीं करना और गैस पाइपलाइन की भी डील हुई थी। आपको पता है कि ईरान ने हमारे बॉर्डर तक अपनी गैस की पाइपलाइन बना ली और हमने आगे से नहीं बनाई थी। अगर वो बन गई होती तो आज पाकिस्तान में गैस का जो बहरान है वो भी ना होता, लेकिन हम अमेरिका नवाज़ पॉलिसीज़ की वजह से हम उसको कुछ हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अब बहरहाल ये वक्त आ गया है कि IMF ने जिस तरह पाकिस्तान को तकनीक का नाच नचाया, जिस तरह हमारे वेस्टर्न लेंडर्स ने हमें जो है वो ठेंगे दिखाए, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है, मैं अब ये आपको कह सकता हूँ कि बिलखसूस अब चाइना ब्लॉक में जा चुका है। और ये जो डील है ईरान और पाकिस्तान की, इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है और चाइना ने इसमें एक बड़ा अमली इक़दाम अदा किया है। अब क्या ये सिर्फ यहाँ तक रहनी है, क्या आगे ट्रेड के अंदर भी जाएगी? चाइना, पाकिस्तान, टर्की, रशिया, ये सारे ममालिक जो हैं इनके बीच में अगर ट्रेड होता है तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी आलमी मंडियाँ जो हैं वो खुल जाती हैं और हमारे कारोबार को वसअत मिलेगी। और अगर तवानाई हमें जो है इतने कम नर्ख में मैसर होगी तो पाकिस्तान में दोबारा एक खुशहाली की लहर आ सकती है। क्या ये अब अमली तौर पे हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ और आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसको साइन किया तो उस वक्त भी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पे मौजूद थे। और एक बड़ी सिग्निफिकेंट ये बात है कि जो उनके दौरे हुकूमत में हुआ जब वो हुकूमत में नहीं थे और आज वो पाया तकमील तक पहुँच रहा है। तो हाउ डज़ पीपल्स पार्टी फील अबाउट इट? पाकिस्तान के लिए इसका क्या फ्यूचर है और इससे क्या क्या हमें तवक्कुआत करनी चाहिए? शर्जील इनाम मेमन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सिंध गवर्नमेंट के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन खरा सच। वालेकुम सलाम मुबशर साहब। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आज एग्रीमेंट हुआ है इसके कितने फार रीचिंग नताइज होंगे और असरात होंगे पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की मईशत पे? शुक्रिया मुबशर साहब और थैंक यू आपने इस टॉपिक को अहम को उठाया। देखिए जी, पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है जितने भी डेफिशिएंसीज हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए और तमाम पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार हों, अच्छे हों और पाकिस्तान जो है वो ट्रेड को बढ़ा सके। आपने बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 2008 के लेकर 2013 तक, तब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की पूरा फोकस ये था कि पाकिस्तान के मसाइल को हल किया जाए। और मसाइल सिर्फ ये नहीं होते कि जी सिर्फ आपने पॉलिटिकल मसाइल दे दिए, पेट्रोल की प्राइस कम कर दी, ज़्यादा कर दी। मसाइल होता है कि आप मतलब जो है लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है। चाहे आपको याद होगा कि ईरान पाकिस्तान गैस लाइन हो, फिर जो है उसके अलावा सी पैक हो और जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में जो प्रोजेक्ट्स थे उस पर ज़रदारी साहब ने फोकस किया। फिर जब वो अमेरिका भी गए तब उन्होंने ये भी नहीं रखा कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में रखें। तभी भी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वहाँ पे ये कहा कि जी हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। उन्होंने फोकस ये रखा कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए, कि हम कारोबार करेंगे तो हम चीज़ें अपनी बेहतर कर सकेंगे, हमारे इंटरनेशनल मार्केट को रसाई होगी हमारी चीज़ें लेने में और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे बिजनेसमैन, उनके हर प्रोग्राम में दूर दराज चीज़ें शामिल होती हैं। आपको याद है जब 2008 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली उससे पहले हम गंदम जो है वो हमेशा इम्पोर्ट करते थे और जैसे ही मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये अपनी पॉलिसीज़ वहाँ पे इम्प्रूव किया तो हम 2008 के बाद हमने जो है गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू की। तो ये सारी पॉलिसीज़ कहती हैं कि आपके किसान को, आपके मजदूर को, आपके ग्रोवर को, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन सब को फ़वायद हों। अब इसी तरह जो भी ये प्रोजेक्ट्स हैं उससे आपका होना ये है कि आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं उनको चीज़ें वाफर मिकदार में मिलनी है, सस्ती मिलनी है, मुनासिब कीमत में मिलनी है,
ताकि वो फिर वो प्रोडक्शन भी आपकी सस्ती हो सके, ताकि वो अपने मार्केट में कॉम्पीट भी कर सकें। अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर ही नहीं पाते हो, या यहाँ पे लोग बोलते हैं जी वो हमें वारा नहीं खाता। तो उन सारी चीज़ों के लिए हमेशा एक लीडरशिप होती है, जो कि दूर दराज उसकी सोच होती है कि जी हम किस तरह अपने मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और फिर अपने लोगों को आप स्ट्रॉन्ग कर सकें। शर्जील साहब, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने 2 ऑफिशियल लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो हायर की हुई हैं अमेरिका में, और उनको बड़ी हैवी कीमतें जो हैं वो दी जा रही हैं कि वहाँ के कांग्रेसमैन को और दीगर लोगों को, ओपिनियन मेकर्स को वो वर्गलाएं और बताएं कि पाकिस्तान जो है क्यों उनके हाथ से निकल रहा है। तो अब आप लोग ये डील करने जा रहे हैं, तो ईरान आपको पता है कि एक नॉट फेवर्ड कंट्री जो है वो अमेरिका की नज़र में है या वेस्ट की नज़र में है, और आप बिलाखिर अब आप चाइना के लैब में जा रहे हैं। रशिया, चाइना, ईरान, टर्की, ये सारे ममालिक जो हैं, तो इससे जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर्स आएंगे, क्या हम उनको सहने के लिए मुतहम्मिल हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर कामयाब मुल्क की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जी हमारी दोस्ती सबसे होनी चाहिए। अगर कुछ कंट्रीज़ की आपस में कोई लड़ाई है या कोई उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या उनका आपस में कोई कॉम्पिटिशन है, उसमें हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें जितने भी ममालिक हैं पूरी दुनिया में, सबसे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर रखने हैं। जहाँ तक आपने बात की लॉबिंग फर्म की, यस, आज भी मेरी एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे किसी ने कहा कि जी कि लॉबिंग फर्म जो है मतलब उन्होंने कहा कि जी डायरेक्ट कांग्रेसमैन ने कोई पाकिस्तानी पॉलिसीज़ पे कोई और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स पे और उस पे कोई लेटेस्ट सिचुएशन पे पीटीआई वाली पे कोई रेज़ किया है इशू। तो मैंने उस पे ये जवाब दिया, मैं आपके शो पे भी दोहरा देता हूँ कि जी असल हकीकत ये है कि इमरान खान ने लॉबियस्ट फर्म हायर की और अभी से नहीं की हुई है। ये लॉबिंग फर्म जो है उनके लिए काफ़ी अरसे से काम कर रही है और एक ममालिक में नहीं, काफ़ी ममालिक में है। और कुछ हमारे दुश्मन ममालिक के लॉबियस्ट जो हैं, वो तो बाकायदा उसको ये तो कुछ फर्म जो इमरान खान ने हायर की, उनको तो पैसे दिए इमरान खान ने, लेकिन वो बुग़्ज़ माविया में जो है, बुग़्ज़ पाकिस्तान में भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी जगहों पर इंटरनेशनली भी। वो उनके सोशल मीडिया के नेटवर्क को भी एनहांस कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में कोई भी ओपिनियन मेकिंग हो या कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना हो हुकूमत के ख़िलाफ़, इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़, पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो उसमें मदद करें और मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा करें। दूसरी मेरा ये बात जो अहम कहने की ये थी, देखिए जी, अगर आप किसी भी मुल्क के सरबराह हों या किसी मुल्क के पार्लियामेंटेरियन हों, चाहे आप यूरोप में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, किसी भी बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में हो, अगर वो आप एक छोटा क्राइम करें ना, फिर आपको कोई भी बचा नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हमने लोगों को बहुत लेवरेज दी हुई है। हमने यहाँ पे लोगों को, और लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने हर क्राइम को पॉलिटिक्स के पीछे छुपाने की ये आड़ में कोशिश करते हैं उसको हम बचा सकें। इमरान खान के जितने भी क्राइम्स हैं, वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह हैं इमरान खान के। मुझे बताया कि जिस तरीके से फॉरेन फंडिंग केस में एक जजमेंट सामने है, वो जजमेंट है। वो कोई मेरी या आपकी राय नहीं कि हो सकता हमें, मुझे एज़ ए पीपल्स पार्टी के मेंबर इमरान खान से मुझे उसके मैं एंटी हूँ, तो मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ। वो एक जजमेंट है, उसमें बताया गया है कि जी इस मुल्क से फॉरेन फंडिंग इमरान खान के पीटीआई के अकाउंट्स में आई। वो अकाउंट्स इमरान खान ने छुपाए, जो कि इमरान खान मानता है कि हाँ जी उन्होंने वो अकाउंट छुपाए। तो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि कोई भी फॉरेन फंडिंग इस तरह की आप पॉलिटिक्स में यूज़ नहीं कर सकते। ये एक मैं छोटा सा एक मिसाल दे रहा हूँ। अब अगर ये एस्टैब्लिश है कि आप कोई भी फॉरेन फंडिंग नहीं यूज़ कर सकते, और अगर इमरान खान यूज़ कर रहा है, वो एस्टैब्लिश हो गया और इमरान खान मान रहा है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। इमरान खान मान रहा है कि यस ये पैसे आए हमारे अकाउंट्स में। इमरान खान मान रहा है कि हाँ ये पैसे हमने पॉलिटिक्स में यूज़ किए। इमरान खान मान रहा है कि ये पैसे ना ही ये अकाउंट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कहीं पे डिक्लेयर किए और उन्होंने छुपाए। तो अगर ये दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जो बड़े-बड़े मुल्कों की हम बात कर रहे हैं और जो आज इमरान खान के फेवर में कोई बोल भी, अगर कोई वहाँ का कोई कांग्रेसमैन या कोई भी वहाँ का पार्लियामेंटेरियन ये बोल भी रहा है कि इमरान खान के साथ कोई ह्यूमन राइट्स का कोई इशू हो रहा है, अगर ये जजमेंट उनके ममालिक में चलें, उनके कानून में चले, उनके जजेस जो हों, तो वो इस तरह के लोगों को सजाएं दें बैठकर। इस तरीके से करप्शन के केसेस, इमरान खान के मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आला जज साहब नहीं मानेंगे शर्जील साहब, कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो उनका लाडला है सबका। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। बिल्कुल मुबीर साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो बहुत ज़्यादा लाडला है, उसको बड़े वेलकम भी मिल रहे हैं, उसके लिए ख़ास दरवाजे भी खुल जाते हैं, ख़ास दरवाज़ों से उनकी एंट्रियाँ भी हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस गेट से एंट्री हो जाती हैं। लेकिन सब चीज़ें, मर्सिडीज़ गाड़ियों में भी आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सब उनको लवाजमात मिल भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बताऊँ कि लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब हमें बताने की ज़रूरत है कि जी आप जिस, एक तो पहली बात कि हम जो भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उसमें हम नहीं चाहते कि कोई और उसमें मुदाखलत करे। सेकेंडली, जहाँ तक जो उसको मिस्कीन बनाने की
एक कोशिश की जा रही है, मिस्किन पेश करने की कोशिश की जा रही है। जब ये हकायक हम सामने लेकर आएंगे, ये एविडेंस सामने लेके आएंगे, तब उनको पता चलेगा कि किसी मनी लॉन्ड्रर को अगर वो अपने मुल्क में कोई सरबराही दे सकते हैं या वो उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो फिर वो बात करें। अगर किसी इस तरह के शख्स को जो अपने मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा हो, जो अपने मुल्क में अमलाक जलवा रहा हो, जो अपने मुल्क में इदारों के ऊपर तनकीद कर रहा हो, दुनिया का कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा, तो हमारा मुल्क बर्दाश्त क्यों करे? हमारा मुल्क खुदा न खास्ता यतीम नहीं है। हम खुदा न खास्ता इतने बेबस लाचार नहीं है कि कोई हमारे मुल्क में कानून को बिल्डोज करता रहे रोजाना की बुनियाद पर और हम उसको प्रोटेक्ट करते रहे। शजील मेमन मेरे साथ हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हैं इनके पास। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। शजील मेमन साहब, स्ट्रेट मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, क्या आप पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि वो चाइना कैंप में रहेगा और अमेरिका कैंप में नहीं रहेगा? बहुत हैवी प्राइस हमने पे कर दी है। मुबशर साहब, मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती और मैं समझता हूँ पर्सनली, जिस तरह मैंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, कि पाकिस्तान को अपने सारे सूरत हाल देखने के बाद किसी भी मुल्क से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और ना ही करेगा, और ना ही पाकिस्तान को अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान के ताल्लुकात सबसे बेहतर होने चाहिए। अगर किसी भी मुल्क के आपस की कोई अगर कन्फ्यूजन्स हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कभी कोई पार्टी बनेगा। पाकिस्तान का मकसद ये होना चाहिए कि पहले अपने आवाम के लिए सोचे, अपने मुल्क के लिए सोचे, अपनी इकॉनमी के बारे में सोचे, अपने सारे जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके लिए सोचे और उसके बाद फैसले करें। लेकिन मतलब किसी भी मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि आइसोलेशन में जाने का, कि आप किसी और की लड़ाई में अगर आप कूदें या आप खुदा न ठीक है, खास्ता जो है अब किसी यहाँ पार्टी पे में एक छोटी सी प्रॉब्लम है शजील साहब। अब आपके ऊपर आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी पे आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी मेरी नज़र में एक बदकिस्मत जमात है। यानी वो जमात है कि जो अच्छे से अच्छा काम करती है, प्रोजेक्ट करती है, तो लोग उसमें कीड़े निकाल देते हैं, या लोग कह देते हैं कि आपने करप्शन की है, या पार्टी के रहनुमाओं ने करप्शन की है, उसमें कोई भी हो। मसलन मैं कोई 1.5 महीना पहले मैं गया हूँ कराची, और मैंने खुद वहाँ पिंक बस में मैंने मास्क पहन के, या कोविड वाला मास्क है पहन के, मैंने उसमें सवारी की देखने के लिए कि वो कैसी है। आई मीन इट इज़ अ टॉप नॉच सर्विस। लेकिन यहाँ पे जब मैंने आके लोगों को कहा तो लोग समझे कि जनाब अपना मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, वो सिंध में तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता, सिंध में तो कोई तरक्की ही नहीं हो सकती। ये क्या बात है कि आप लोग जो भी करते हैं या वो करप्शन की नज़र हो जाता है या वो लोग मानते ही नहीं उसको? मुबशर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, पिंक बस सर्विस हो या पीपल्स बस सर्विस हो, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छी उसकी पजीराई मिल रही है। मैं अगर पिंक बस से शुरुआत करूं कि पिंक बस की पजीराई मुझे कहाँ से मिली। पिंक बस की जब हमने चलाई तो गार्डियन ने उस पर लिखा, गल्फ न्यूज़ ने लिखा, खलीज टाइम्स ने लिखा, जो आपके जर्मन टीवी है उसने उसके बारे में रिपोर्टिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करी। क्योंकि मैं आपको बता दूं क्यों पिंक बस की क्या खुसूसियत है। यूके में, यूरोप में, यूएस में, जो बड़े हमारे एक सुपर पावर तरक्की याफ्ता ममालिक, उनमें इस तरह की सिर्फ ओनली फॉर वुमेन बस सर्विस नहीं चलती। पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की ये प्रोजेक्ट कर रही है। अब लोगों का मानने या ना मानने का जो है, वो लोगों ने एक होते प्रोपेगेंडास लोगों के। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसका किसी भी दुनिया की फर्म से ऑडिट करवाया जाए, करवा लें। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की दुनिया की किसी बेस्ट फर्म से उसको ऑडिट करवा लें। हमने इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्रोक्योर किए हैं और इसको जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो हमने एनआरटीसी को दिया है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और एक अस्करी इदारे का उनकी वो है एनआरटीसी, उनकी एक फर्म है समझे। तो अब उनको हमने दिया हुआ है ताकि हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम ट्रांसपेरेंट कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने आज तक कभी किसी के सामने किसी के मुंह से भी उसके बारे में क्रिटिसिज्म ना इनके बारे में सुना, ना और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसफर उसके बारे में सुना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने पता है कि हमें उसकी लोगों को सर्विस किस तरह देनी है। अब जो हमारे मुखालफिन हैं डेफिनेटली वो कोई ना कोई ज़रूर बात करेंगे, उनको चाहिए, क्योंकि ये चीज़ और कोई तो शुरू नहीं कर सका। इलेक्ट्रिक बस पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा जिसने शुरू की ईवी बसेस। पिंक बस, मैंने कहा कि पिंक बस पूरी दुनिया में कुछ 10-12 मुल्क होंगे। नहीं, मैंने खुद उसमें सफ़र किया है, इट इज़ एक्सेप्शनल। मैंने उसमें खुद सफ़र किया। यही पीपल्स पार्टी जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन करती है। ये पिंक बस सर्विस क्यों शुरू की? वो इसलिए शुरू की कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनको कहीं हैरेसमेंट का या कहीं पे काम के लिए वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, कहीं पे वो पढ़ने जा रहे हैं बच्चियाँ, तो उनको एक एटमॉस्फेयर मिले कि अपने घर से वो निकली हैं बाहर, एयर कंडीशन बस में सीट बाय सीट बैठ के जा रही हैं, अपने काम पे गई, काम से वापस घर आए। तो लोग सब, मैं आप बताऊँ कि बाकायदा लोग दुआएं दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हुई थी तो मैं उस वक्त हुकूमत में था, मेरे पास कुछ वजारतें थी और मैं वज़ीर था परवेज़ मुशर्रफ की इंटरिम गवर्नमेंट में। और अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आज ऑन एयर बता रहा हूँ कि सारे मिनिस्टर्स की हालत ये थी, कोई इस टेबल के नीचे छुप गया था, कोई उस अलमारी के अंदर छुप गया था, क्योंकि जो पब्लिक में रिएक्शन हो रहा था ना, वो कोई फेस नहीं कर सक रहा था उसको। फिर एक दिन 3 दिन के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान कपे, और उसके बाद वो सारा कूल डाउन हो गया। लेकिन अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, यानी 1 घंटे की 2 घंटे की, वो भी गेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस में। और पाकिस्तान में कितनी मॉन्यूमेंट्स जल गई, पाकिस्तान के इदारे यानी उनकी इमारतें जल गई, पाकिस्तान के शहदा जो हैं उनके खून को दागदार कर दिया गया, हमारे गाजी जो हैं उनके जहाज़ों को जो दुश्मन जो है पूरी जंग में नहीं गिरा सका, हमारे पीटीआई के सपोर्टर्स ने जाके डंडे मार मार के उनको गिरा दिया। और यहाँ पे हर किस्म का उनको रिलीफ मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी एक विलन पार्टी है और पीटीआई जो है वो एक हीरो पार्टी है उस सेंस में? क्योंकि आप लोग कुछ ना भी करें, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत ले लें, वहाँ से लेकर नीचे तक एक लंबी लिस्ट है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी एंटी स्टेट जो है बयानिया नहीं अपनाया। और यहाँ पे कोई बयानिया रह नहीं गया जो एंटी स्टेट ना हो, उसके बावजूद वो अभी भी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या वजह है, क्या फ़र्क है दोनों में आप में? नहीं, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी मुबशर साहब। पीपल्स पार्टी ये नहीं कभी कमज़ोर रही हो। पीपल्स पार्टी ने डिक्टेटर्स के खिलाफ जदोजहद ज़रूर की है, ज़ियाउल हक के खिलाफ जदोजहद की, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जदोजहद की, और उसी डिक्टेटर के रेफरेंडम में इमरान खान साहब जो हैं वो हिस्सा ज़रूर बने उस डिक्टेटर को कामयाब करवाने के लिए। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री क्या है? पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री ये है कि इदारों का एहतराम किया, इदारों को मजबूत किया। फ़र्दों से लड़ाई उनके अमालों पर ज़रूर हुई है। अगर जुडिशरी में मैं आपको कह दूं कि जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया, हमने उस पर एहतजाज किया, तो मौलवी मुश्ताक ने खुद मान लिया था, अब उसके बाद तो कसर नहीं रहेगी ना। बिल्कुल। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी ने कभी किसी अदालत पे पत्थर भी फेंका हो? एक तो ये है पीपल्स पार्टी की सियासत। जरदारी साहब की आपने बात की, मैं कहता हूँ कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पाकिस्तान पर सबसे बड़ा एहसान क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ, जो कि आज तक शायद कम लोगों ने वो बात की होगी। जब मोहतरमा की असैसिनेशन हुई थी, आपको याद होगा कि मोहतरमा की डेड बॉडी को, जिसते खाकी को, हेलीकॉप्टर में यहाँ से लेके गए नाउदेरो। अगर उस वक्त पॉलिटिक्स करनी होती और आसिफ अली जरदारी साहब फैसला करते कि मैं मोहतरमा की जस्ते खाकी को, डेड बॉडी को बाय रोड पिंडी से मैं लाड़काना लेके जाऊंगा, तो मुबशर साहब, ये चंद लोगों को शायद पाकिस्तान में किसी ने ये बात सोची होगी, किसी को अंदाजा नहीं, हमारे से तो कंट्रोल ही नहीं था। मैं मिनिस्टर था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमें तो समझ ही नहीं थी क्या करना है। अगर ये जहां जहां से जाती तो अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, पता नहीं क्या हशर हो रहा होता। लोगों की जो अकीदत थी, लोगों का जो गम और गुस्सा था, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत, मतलब पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बहुत ही दानिशमंदी की बात, मतलब बहुत दानिशमंद सोच रखी कि जी, मेरी एक दफा जरदारी साहब से बात हुई, मैंने कहा सर ये उस वक्त मतलब क्या फैसला इस तरह हुआ? उन्होंने कहा कि जी मैंने सिर्फ अपने मुल्क का सोचा, अपने मुल्क के एक एक चीज़ का सोचा। और वहाँ पे भी जो लेकिन ये भी तो हो सकता था कि उनके वोटर्स ही उनके खिलाफ हो जाते। ये एक रिस्क था। मैं आप बताऊं कि अगर ये डेड बॉडी वो बाय रोड लेके जाते तो पंजाब में फिर भी हमें 2008 वाले इलेक्शन में काफ़ी सीटें मिली थी। 100 अगर कोई सियासत करना चाहते, खुदा ना खास्ता उस पर, क्योंकि वो सियासत का मौका नहीं था ना, तो आपको ये पूरा जीटी रोड आपको मिलता कि जी तूफान आ जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, और फिर जब आपने खुद वो बात की कि जब गड़ी खुदाबख्श में नारे लगे तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। मतलब ये होती है लीडर की सोच। और इस पर तो अभी आपने देखा कि पीटीआई के लोग और बाकी लोग भी मानते हैं कि जी जरदारी साहब ने एक, ही वॉज ऑलवेज नोन एज अ ट्रू स्टेट्समैन, कि उन्होंने हमेशा हर जगह पे किरदार अदा किया मुल्क के लिए, कि जो चीज़ कलेक्टिव हो और मुल्क के बेहतरी के लिए हो। पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप ने जो है हमेशा कभी भी ये बात नहीं की कि किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ सियासत करनी है। जेले गए, 12-12 साल जेल काटने के बाद भी कभी कोई स्टेट के खिलाफ साजिश नहीं की। 12 साल जेल काटने के बाद भी कभी किसी जो है वो ये नहीं कोशिश की कोई नैरेटिव बिल्ड करे एंटी स्टेट या किसी इदारे के खिलाफ। ना कभी जुडिशरी के खिलाफ उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, ना कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई उन्होंने नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की, क्योंकि वो यकीन रखते थे रूल ऑफ लॉ पे। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जूते खाए, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान में कोई एक जमात नहीं है, मैं सारी जमातों को कहता हूँ, जिसकी लीडरशिप ने पूरा खानदान जो है
वो शहादत हासिल की, सिर्फ अपने मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, लेकिन इस पार्टी ने की। ये शहीदों की पार्टी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सोच बड़ी रखना जो है ना, ये असल होती है पॉलिटिक्स। जो आजकल इमरान खान साहब कर रहे हैं, कि रीजन क्या है? इक्तदार की लालच। पहले 2018 में जिनके कंधों पर आए, और जब तक उन्होंने उसको सहारा देने की कोशिश की, जब फिर वो भी थक गए कि जी अब इस लाडले की हम फरमाइशी पूरी कर करके थक गए हैं, तो फिर उन्होंने कहा अब हम न्यूट्रल होते हैं। फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए किया। जो भी इमरान खान ने जनरल बाजवा के लिए कैंपेन चलाई, उसका मकसद ये था कि जी उनको ब्लैकमेल करें, नए आने वालों को ब्लैकमेल करें कि जी अगर मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की तो मैं ये करूँ। और ये वाहिद सियासतदान जो खुल के कहता है जी मुझे सपोर्ट करो, मेरी मदद करो कि मैं इक़्तिदार में हमेशा रहूं। तो इतनी गलत सोच आपको, अब मैं की पूरी हिस्ट्री है, अमेरिका के इल्जाम, सारी चीजें मिलाने के बाद मैं इसको रिपीट नहीं करके आपका प्रोग्राम खराब नहीं करना चाह रहा, लेकिन बात यह है कि जिस बंदे की सोच सिर्फ ये हो कि या मैं, अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, खुदा ना खास्ता एटम बम तक की उसने बात कर ली, पाकिस्तान पे गिराया जाए, मतलब उसको अपनी जात से ऊपर मुल्क नहीं है। हमारी लीडरशिप, पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने मुल्क के लिए, मुल्क के सालमियत के लिए अपने जान के नजराने दे दिए। इस शख्स को सिर्फ इक़्तिदार और मैं, बस अपनी लालच है इसको। इस लालच के अलावा वो बोलता है किसी की भी कुर्बानी दे दो, पूरी पार्टी के लीडरों की कुर्बानी दे दो, अवाम की कुर्बानी दे दो। ये जो उसने ट्रेलर दिखाया है आपको, ये जो चीज़ 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका, वो इस शख्स ने किया। तो देखिए कितना जहरीला, कितना गलत सोच रखने वाला ये शख्स था, जो अनफॉर्चुनेटली इसको हमारे ऊपर इम्पोज किया गया। इमेच्योर शख्स को, एक लालची शख्स को, आपके 22 करोड़ अवाम के सर पे जबरदस्ती तौर पर जो है वो थोपा वैसे गया। उसमें हमारा भी कसूर है, हमने भी उसके मीडिया कैंपेन बड़ी की, ऐसा नहीं है, और हमें मानना पड़ता है। बट शर्जील मेमन मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब इमरान खान के साथ क्या होने वाला है। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और शर्जील इनाम मेमन मेरे साथ ही हैं। शर्जील साहब, ये मुझे बताइएगा कि एक इत्तला आई है हमें, आपने कंफर्म करनी है कि शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, इन सब ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ के पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे हैं। आप लोग ले रहे हैं इनको? मुबशर साहब, मैं मफरूज़ों पे कभी बात नहीं करता। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी इल्म में नहीं हो सकता। अगर इनका कहीं पे राब्ता हुआ हो तो किसी और से हुआ हो, लेकिन मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं। अगर होता तो मैं ज़रूर बता देता कि जी हाँ वाकई राब्ते में। मुझे ये तो पता है कि सिंध से तो काफ़ी लोगों ने पीपल्स पार्टी में राब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन जो नाम आप ले रहे हैं इनका मुझे इनका इल्म नहीं है कि जी, क्योंकि इनका फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है सिंध में पीटीआई का। जी लोग पीटीआई को की लीडरशिप को जो है वो खुदाफिज करके जा रहे हैं, अलविदा करके जा रहे हैं, और वो खुद शर्मिंदा हैं। मेरी काफ़ी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, वो बहुत शर्मिंदा है, कहें कि जी इस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस शख्स के मकासद वो भी समझ गए, इस शख्स के मकासद, इस शख्स के अज़ाइम जो हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। और मैं किसी को खुदा ना खासा मुल्क दुश्मनी का सर्टिफिकेट नहीं देता, ना ही मैं इसको कभी पसंद करता हूँ, ना पार्टी की पॉलिसी है। लेकिन और क्या आप अपने मुल्क से दुश्मनी करोगे कि आप इकॉनमी को तबाह करने के लिए कोशिश करो। देखिए, एक होती है कि मुझसे गलती से चीज़ हो गई, एक होती है कि आपको पता है कि अगर मैं कोई बात करने जा रहा हूँ उसके असरात क्या होंगे। लास्ट टाइम जो आईएमएफ की बात चल रही थी, जिस तरह आपने देखा कि इनके मिनिस्टर्स की गुफ्तगू लीक हुई कि ये चाह रहे थे कि आईएमएफ की डील ना हो और पाकिस्तान में पैसा वो ना आए। इससे ज़्यादा बद मैं क्या बदबख्ती इनकी हो कि आप अपने मुल्क के साथ किस हद तक गिर सकते हो। मुल्क को, क्योंकि आप इक़्तिदार में नहीं हो तो मुल्क को पैसे बंद हो जाएंगे ना। आप चाहते हो कि अगर आप इक़्तिदार में नहीं हो तो मुल्क में ताल्लुकात मुल्क के ख़राब हों। आप इक़्तिदार में नहीं हो तो पूरी दुनिया को पाकिस्तान के लिए नेगेटिव मैसेजिंग करो। आप इक़्तिदार में नहीं हो तो आप उन इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करो जो इदारे आपके मुल्क और कौम के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं, जो कि आपके हिफाजत के, आपके सरहदों की हिफाजत के ज़ामिन है। आप उनके खिलाफ साजिशें करो। आप उनके जो आपके अहम इदारे हैं उनके सरबराहों के खिलाफ साजिश करो। आप उनकी फैमिलीज़ पे अटैक करो। आप सोशल मीडिया में उनके खिलाफ ट्रोलिंग करो। आप उनके फैमिली के फ़ोटोज़ रिलीज़ करवाओ सोशल मीडिया पे। मतलब इससे ज़्यादा गिरी हुई और क्या हरकत हो सकती है जो कि पीटीआई के लीडर इमरान खान ने इन मासूम बच्चों को वरगला के किया। आप देखें, इसकी वजह से लोग सऊदी अरब में 10-10 साल तक लोगों ने जेलें की तो शर्जील सजाएं साहब, हुई। अगर ये फिर सब कुछ आप इतनी दिल से आप बिलीव करते हैं इस बात को, तो फिर पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान का साथ क्यों नहीं दिया धरने को लंबा करने के लिए, ताकि एक दफ़ा वो निकल जाता, जो भी मसला था या कीड़ा था वहाँ से ख़त्म हो जाता। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बैकआउट किया उस धरने में से, तब वो धरना कैंसिल करना पड़ा अभी।
आप इस धरने की बात करें, पुराने धरने की अभी बात की बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया, जिसके गेटों में बेचारे टाप टाप के जाना पड़ा सारे जजेस को प्राइवेट गाड़ियों में। देखिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी इदारे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मतलब अगर ठीक है, मुझे ऐतराज़ है गुड टू सी यू कहने पे, मुझे ऐतराज़ है उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल देने पे, मुझे ऐतराज़ है कि उन्हीं साहब की जानिब से इमरान खान को केपी के बीआरटी केस में ब्लैंकेट एक उसको स्टे ऑर्डर दिया गया कि उसको जी नैब और एफआईए प्रोब ना करे। मुझे ऐतराज़ है कि उसको जिस तरह आप उसको ब्लैंकेट उसको बेल्स दे रहे हैं, लेकिन उसका मकसद मुझे उस शख्स पे उसकी वर्किंग पे ऐतराज़ है। मुझे उस इदारे पे ऐतराज़ नहीं है। जब मैं अपने लीडर की फांसी के बावजूद, अदालती कत्ल के बावजूद किसी इदारे पे हमले करने को अच्छा नहीं समझता, तो मैं कैसे कहूँ कि जी किसी इदारे को हम यरगमाल बना लें। मतलब ठीक है, हमारा एक एहतजाज था, एक कॉल थी, उसमें पीपल्स पार्टी ने शिरकत की, लेकिन मकसद ये है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी इदारे के साथ खुदा न खास्ता कॉन्फ्लिक्ट करें। लोग कहते हैं कि आपने इसलिए नहीं किया, आपने कहा मौलाना का स्टेचर बड़ा हो जाएगा और सिंध में क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट वोट गेटर है वो, तो मौलाना जो है एकदम से आपको सिंध में अपसेट कर सकते थे। नहीं, ये लोगों की सोच गलत है। ये 1 सेकंड के लिए भी ये सोच नहीं आई थी हमारी। अच्छा, इसमें क्या सोचती कि अली जैदी को पहले जेल में रखा और फिर उनको घर में हाउस अरेस्ट कर दिया, उनके घर को आपने सब जेल करार दे दिया और वो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे बर्गर खाते हुए। ये आप लोगों की किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी, ये सब कुछ हो गया? देखिए जी, अली ज़ैदी साहब एमपीओ में अरेस्ट हुए। उस अरेस्ट होने के बाद उन्होंने कहा कि तबीयत ख़राब है, तो पहले उनको घर लेके जाया गया और फिर उन्होंने कहा कि मैं घर पे तो आराम करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ जेस्चर दिखाया, उनको घर पे रखा। फिर कहा कि तबीयत और ख़राब होगी तो उनको हॉस्पिटल ले गए। फिर कहा कि जी मुझे वापस घर जाना है, तो उनको वापस घर लेके आ गए। अब डेफ़िनेटली जब देखा कि भाई अब ये वापस घर आ गए हैं, तो सोचा कि भाई अगर आप एमपीओ में अरेस्ट हो, तो आपको जेल भेज दें। तो अब क्या होगा उनके साथ? जब उनका एमपीओ ख़त्म होगा, तो वापस आ जाएँगे। जलील साहब, पंजाब ने तो कर दिया, वो तो आर्मी एक्ट के तहत इन लोगों को ट्राई कर रहा है कि जिन्होंने अहम तनसीबात पे हमले किए थे। क्या सिंध में भी इस तरह का एक्ट आने वाला है? देखिए जी, पंजाब में जो एमपीओ सॉरी जो मिलिट्री कोर्ट्स में गए, क्योंकि अहम तनसीबात वहाँ पे थी। हमारे पास जो अटैक्स हुए हैं वो हुए हैं बसेस पे, हमारी पुलिस की गाड़ी पे, हमारे वाटर बोर्ड की गाड़ियों पे। तो उसको हमने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है और हमने उनके खिलाफ केसेस भी दाखिल रजिस्टर किए हैं। हम उसको उसी लॉ पे उनको ट्रायल करेंगे और इंशाल्लाह ताला सज़ाएँ सबको मिलेंगी जो जो उसमें इन्वॉल्व था। मैंने एक वीडियो दिखाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर वो वीडियो देख लें कि जो इमरान खान ने एक और झूठ बोला कौम से 2 दिन पहले। उसने एक इदारे का नाम लिया, बोला कि जी मेरे तो लोग थे ही नहीं, ये जितने भी अहम तनसीबात पे हमले हैं वो इदारों के लोगों ने किए और जो पूरे मुल्क में जो कुछ हुआ इदारों के लोगों ने किए। मैंने सिर्फ एक कराची की फुटेज निकलवा के आज वो पूरी वीडियो चलाई, इनके कितने एमपीएस उसमें इन्वॉल्व थे, कितने एमएनएज उनके इन्वॉल्व थे। तो अगर आपके एमपीएस और एमएनएज जो कि आपकी एक कोर टीम होती है, अगर वो जलाओ, घेराव, बदमाशी, गुंडागर्दी में इन्वॉल्व है, इट मीन्स कि ये डायरेक्ट कॉल फ्रॉम इमरान खान थी। और ये यकीनी है कि पूरे लाहौर में जो कोर कमांडर हाउस में जो उन्होंने एक गिरी हुई मुल्क की तारीख की गिरी हुई हरकत की है, या जो हमारे अहम जो तनसीबात थी उस पर जो उन्होंने बेहुरमती की है, इसमें फ़र्द वाहिद जो उसका ब्रेन चाइल्ड था वो इमरान खान था, क्योंकि वो टेरर फैला रहा था। उसका मकसद था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस तरीके का माहौल पैदा करो, इस तरह का मैसेज दो कि सब लोग डरना शुरू करें। उसको पता नहीं है कि यहाँ पे लोग जो है वो अच्छे बलों से नहीं डर रहे, तो इसकी वजह से इससे क्या डरेंगे। अच्छा जी, अब बात यह है कि अक्टूबर में लोग कह रहे हैं इलेक्शन हो रहा है, मुझे तो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा अक्टूबर में, आपको आ रहा है? देखिए जी, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस चीज़ की बिल्कुल कायल है कि हमने पहले अभी भी जो आपको इलेक्शन, नज़र आ रहा है अक्टूबर में? सही बताएं मुझे। देखिए जी, मैं तज्ज़ेकार तो मुबशर साहब नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से लेकिन मैं कहता हूँ जो टेन्योर के बाद इलेक्शन पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। फिर भले जो भी जीते, फिर जो आपका नसीब। पीपल्स पार्टी में आपको याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा 17 सीटों पे भी वो नेशनल असेंबली में बैठी थी। तो पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल क्लियर है कि जी जो भी अवामी मैंडेट है, जो रियल मैंडेट है, उसके साथ असेंबली में बैठो और पब्लिक के लिए मसाइल को हल करो, पब्लिक के लिए कानून साजी हाँ, करो। लेकिन पब्लिक मोहतरमा ने कभी दो दो असेंबलियाँ जिसमें उनकी मेजॉरिटी थी और हुकूमत थी, उनको डिसॉल्व भी नहीं किया, फिर कहा इलेक्शन दोबारा कराओ। वो इस तरह का भी नहीं उन्होंने हरकतें की। देखिए ये शख्स तो, इस शख्स का तो प्रॉब्लम है ना, इस शख्स को पहले करता है फिर सोचता है, पहली बात ये। दूसरी बात, इसके दिमाग में जो है ना एक डिक्टेटराना वो है। आप
पहले मिले हुए, मैं तो कभी मिला नहीं हूँ, मुझे ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि कहते लेकिन ये एक मशहूर है कि ये साहब जो हैं वो एक खुद एक बहुत ज़्यादा डिक्टेटराना सोच के हामिल हैं, किसी और की सुनते नहीं, अपने आप को अकल कुल समझते हैं, और इनकी डोरियां जो हैं, जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ, इनकी डोरियां पाकिस्तान से नहीं हिलती, इनकी डोरियां कहीं और से हिलती हैं, और वो डोरियां हिलाने वाले इस मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है, पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है। अच्छा, अब बाहर से अगर हिल रही हैं तो हम उसका एविडेंस क्यों नहीं लोगों के सामने लेके आते? एविडेंस है, और क्या एविडेंस है आपके पास? अगर आपको मुझे ये बताएं मुबश्शिर साहब, ये आपने थोड़ी ताज्जुब वाली बात कर दी, अगर ईसीपी के जजमेंट में लिखा है कि आपको इसराइल से पैसे आ रहे हैं, आपको भारत के लोग पैसे दे रहे हैं आपके मुल्क में सियासत के लिए, तो और क्या, किस एविडेंस का हम हो इंतजार सकता कर है रहे इतना गुड लुकिंग आदमी वहां पे ना हो तो उन्होंने उस वजह से दे दिए हो। हैं? इस गुड लुकिंग आदमी के लिए फिर यही गुड लुकिंग आदमी नहीं, यही गुड लुकिंग आदमी जो है वो फिर वो लॉबियस्ट भी रख रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, तो वो लॉबियस्ट किस लिए रख रहा है? क्या ऐसे मकासद हैं? अगर वो उसका इतना ही नैरेटिव जेन्युइन है, इतनी उसकी सोच पॉजिटिव है, तो उसको किसी लॉबियस्ट की क्या जरूरत है इक़्तिदार में आने के लिए? वो अपने मेरिट पे है, अपने बलबूते पे है, उसको लॉबियस्ट रखने की क्यों जरूरत है? और वो सारी चीजें तो डॉक्यूमेंटेड है। मतलब आप कह रहे हैं एविडेंस की बात कर रहे थे मोहर साहब, मतलब अनफॉर्चुनेटली इसके ईसीपी की जजमेंट्स उसके खिलाफ डॉक्यूमेंटेड है, इसके लॉबियस्ट वाली चीजें उसके डॉक्यूमेंट्स भी डॉक्यूमेंटेड है, मतलब कि हर चीज का शर्जील एग्रीमेंट साहब, ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, मैं जज साहब को कैसे समझाऊंगा? जज साहब मेरे ख्याल से सिर्फ कोर्ट की सुने, घर की ना सुने, और आइन की किताब जो ग्रीन कलर की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है कि हर एक के साथ इक्वल सलूक करना है। उसमें ये नहीं लिखा कि किसी को 14 साल जेल में डालना है, किसी की पूरी फैमिलीज को घसीट के ईद की रात को भी आपने जेल में डालना है, सिंध असेंबली के स्पीकर को 4 साल से बेल नहीं देनी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि आपने एक सोसाइटी के पूरे हिस्से को इस तरह डील करना है, और जो अपना जो दिल से लाडला है, जो आपका भी शायद कभी इसके हमारे जो जज साहब हैं उनका शायद जवानी में हीरो रहा हो या किसका हीरो रहा हो, आई डोंट नो, तो उसके लिए आपने आउट ऑफ द वे कानून को रोन देना है, कानून को बिल्डोज करना है, कानून की धज्जियां उड़ा देनी आपने है। देखा नहीं है आईन 63A को किस तरह रीराइट कर लिया? क्या कर लिया आप लोगों ने? लेकिन मैं तो उसको भी देख रहा हूँ कि जी जिस तरीके से इससे पहले वाले थे साकिब निसार साहब, उन्होंने जो इस मुल्क का तमाशा किया है, मतलब आज कहाँ हैं ये लोग जिनको जो सब वो गुजरते थे उनकी गाड़ियों की प्रोटोकॉल भी टीवी चैनल के मालकान को बुला बुला कहते थे कि मेरी गाड़ी का कॉन्वॉय भी दिखाओ कि मेरे प्रोटोकॉल क्या है। वो अगर जो एक एक लफ्ज बचते तो पूरी मीडिया देख रही थी, आज जज साहब ने ये पानी पी लिया, साकिब निसार साहब ने, साकिब निसार साहब ने ये कर लिया। इस शख्स को, झूठे मकार शख्स को, सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया। इस पूरे पाकिस्तान में उन्होंने इंक्रोचमेंट के लिए बातें की, और इस शख्स के गैर आईनी गैर कानूनी घर को कानूनी करार दे दिया। कितने काम साकिब निसार ने पैसे पकड़ के किए। उसके बेटे, अभी देखिए ना, वो मोहब्बत सामने आ रही है ना, देखिए ये तो आपकी बात का है कि भाई आप काले कोट वाले को कैसे समझाओगे, उसको ऐसा समझाएं कि भाई साकिब निसार के अजायम सामने आ गए, इनके भी अजायम किसी के सामने आ जाएंगे। साकिब निसार ने उसके बाद क्या करा? पीटीआई की टिकटें बेच रहा है वो, उसका बेटा। इनकी ये औकात है साकिब निसार की, इस कितने बड़े मनसब में बैठा हुआ था वो शख्स, और वो उसका बेटा जो है वो आज बेच रहा है पीटीआई की टिकटें। ये औकात थी साकिब निसार के उसके बेटे। अल्लाह रहम करे। शर्जील मेमन मेरे छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और शर्जील इनाम मेमन मेरे साथ ही हैं। शर्जील साहब, मुझे बताइएगा, लास्ट सेगमेंट है, इमरान खान का क्या फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? देखिए जी, मुस्तकबिल का पता तो सिर्फ गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात को है, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने इक़्तिदार की लालच में, इक़्तिदार की हवस में, जो उसकी घिनौनी चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह उसने अपने मुल्क को, मुल्क की सालमियत को, मुल्क की आवाम को और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को और अपने फॉलोवर्स को जिस तरह दाव पे लगाया है, तारीख में इससे बदतरीन मिसाल इस खुद गर्जी की आज तक मैंने कभी नहीं देखी। कोई शख्स इतना खुद गर्ज हो सकता है कि अपनी औलाद को बाहर मुल्क में रखे, अपनी बेगम बहनों को घर में रखे, और कौम की औलाद को और कौम की बेगम बहनों को सड़कों पे लाकर ह्यूमन शील्ड बनाकर जो है वो एक तज़ाद की तरफ ले जाए, एक लड़ाई की तरफ ले जाए, और इदारों के खिलाफ एक साजिश पे ले जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो उसने घटिया हरकतें की हैं, आप देखें कि जिस तरीके से कौम के नौजवानों को उससे लगाया कि सोशल मीडिया पे गालियां दो आप अपने इदारों को, अपनी औलाद को क्यों नहीं बोलता कि वो भी ये काम करना शुरू कर दे?
उसकी औलाद के पास भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया है, वो भी ये काम शुरू कर देना। अपनी बहनों को बोले कि जी तुम ये मैसेज किस करो जो तुम कौम के मासूम बच्चों से करवा रहे हो, कौम के मासूम लोगों को तुम बोलो कि जी कि इदारों को इस तरह की गालियाँ दो, तो अपने अपने फैमिली मेंबर्स को बोले कि जी आप लोग भी ये काम करना शुरू कर दो ना, आप लोग भी ये काम करना, ताकि तो आप अपनी कौम के मासूम बच्चों को, बहनों को, कौम के हमारे जितने भी नौजवानों को, उनको आप एक गलत राह पे लगवा रहे हो और अपनी औलाद को और अपने बच्चों को बोल रहे हो कि तुम लोग इस चीज़ से दूर रहो। इससे आपकी खुद गर्जी साबित होती है। तो इमरान खान के मुस्तकबिल की आपने बात की, तो जो शख्स भी किसी के लिए बुराई सोचता है, जिस शख्स की नीयत में खोट होता है या जो शख्स इस तरीके से बदनीयत होता है, उसका मुस्तकबिल कभी अच्छा नहीं होता। पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है? पीटीआई मैं समझता हूँ मुबशर साहब कि पीटीआई जो है डेफिनेटली वो उसमें वो पहले भी एक बबल था जो आर्टिफिशियली उसको उसमें हवा डाली गई। और आपको भी ये बात पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह पहले एक आईजीआई बनी, उसका फिर क्या हुआ, टूट-फूट का शिकार हो गई। इस तरह जो भी मसनूई पार्टियां बनती हैं, फिर वो कुछ वक्त तक तो ठीक है वो कायम दायम रहती हैं, लेकिन आखिर उनका अंत खराब होता है। तो मैं पीटीआई का अंत भी खराब देख रहा हूँ। शर्जील मेमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करना। आप सुन रहे थे शर्जील इनाम मेमन साहब की गुफ्तगू, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट के। लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज आई है कि पाकिस्तान और ईरान ने जो डील साइन की है एनर्जी के ऊपर, वो अब गेम चेंजर साबित हो सकती है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली अमेरिका को एक पैगाम दिया है कि हम चाइना और रशिया के कैंप में जा रहे हैं। चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, हम अब इससे ट्रेड और सारे अपने ताल्लुकात जो हैं बायलैटरल ताल्लुकात उनको बढ़ाएंगे। देखते हैं वेस्ट का इस पर क्या रिएक्शन आता है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।